बस इस एक वीडियो से आपकी हिंदी की परीक्षा में 35 मार्क्स पक्का होने जा रहा है, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा हिंदी के 19 फरवरी को है और 19 फरवरी की परीक्षा को लेकर हम लेके आ चुके हैं आपके सामने हिंदी के लिए वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके हिंदी के सब्जेक्टिव परीक्षा में 35 मार्क्स पक्का करने जा रही है 19 फरवरी की 2024 के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न है जो आपके सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स पक्के करने जा रहे हैं, और वो भी 35 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 19 फरवरी को मैट्रिक की परीक्षा के लिए हिंदी का एग्जाम लिया जाएगा और हिंदी के एग्जाम में कुल 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें हम सब्जेक्टिव पे बात करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। तो आपको बता दें कि 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपका प्यारे बच्चों 35 मार्क्स बुक से पूछा जाएगा, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बुक से पूछे जाएंगे और बाकी 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लेटर, एप्लीकेशन और विज्ञापन से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ निबंध से पूछे जाएंगे। यानी कि उधर के 3 क्वेश्चन आपके छोड़ दिए जाए तो 35 मार्क्स आपके पाठ्यपुस्तक से पूछे जाएंगे और उन 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में आपको कराया जाएगा। और निश्चित तौर पे आप आश्वस्त हो जाइए कि आपके 35 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। बाकी 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन बच जाता है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। कौन सा विज्ञापन पूछा जा सकता है, कौन सा आपका लेटर पूछा जा सकता है, कौन सा आपका निबंध पूछा जा सकता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और बाकी 15 मार्क्स भी आपका फिक्स करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग 35 मार्क्स फिक्स करेंगे, वो भी सब्जेक्टिव प्रश्नों में। बाकी ऑब्जेक्टिव में जो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुत आसान पूछे जाएंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़े दिन से भी एमसीक्यू अगर पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छा स्कोर करिएगा, 20 से प्लस आपका स्कोर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप और भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपका 25-30 स्कोर होगा। लेकिन मेन जो बात होती है वो सब्जेक्टिव की होती है। जिस सब्जेक्टिव में आपको दिक्कतें होती है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो प्यारे बच्चों बहुत कम क्वेश्चन हमने तैयार किया है। मात्र 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं सब्जेक्टिव का, जो आपकी परीक्षा में आपके 35 मार्क्स फिक्स करेंगे। प्यारे बच्चों सिर्फ 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है, जो आपका गुरुजी ने लिखवाया बस वही पढ़ लेना है। और उन 50 प्रश्नों को करने के बाद आप एग्जाम जब देने जाइएगा तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। हमने सारी चीजें आपको बता दी, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन सभी के लिए 3 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और नीचे आपके 5 मार्क्स वाले भी कराए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सबका आंसर प्यारे बच्चों आपको नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आंसर देना चाहूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगी, लगभग वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी। और वीडियो का कंटेंट तैयार करने में, मतलब आंसर तैयार करने में हमें लगभग 5-6 घंटे का समय लग जाएगा, जिससे कि आपका वीडियो बहुत लेट हो जाएगा और आपका एग्जाम तक भी मतलब कि बहुत कम समय बच पाएगा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को करा रहा हूं, बाकी आंसर आपके गुरुजी जो ने लिखा है वो आप कर लीजिएगा। और ऐसे प्रश्न जिनका आंसर आपको नहीं पता वो आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर हम आगे इस वीडियो में देंगे, तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको व्हाट्सअप पे उस क्वेश्चन का आंसर आपको भेज देंगे, भेजने की पूरी कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। पहले बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से कितने प्रश्न आपने पहले ही कर रखे, पहले ही पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया है। वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं प्यारे बच्चों कि हमने 20 मार्क्स के लिए क्लास 10th मैथ में बताया था, एक वीडियो लाया था, जिसमें से हमने बोला था कि 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 5 अंक वाले हैं उसी 20 में से आएगा और एजटिक वैसा ही क्वेश्चन आया बोर्ड परीक्षा में। साथ ही साथ हमने ये भी बोला था कि जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो हमने बताया था बस वही आया। तो बिलीव रखिए, आपको जो बता रहा हूं उससे बाहर इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जितना आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा बस इसी से आएगा। तो वस्त्र और आभूषण को स्त्री जीवन का बंधन क्यों कहा गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा है कि माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया, ठीक है। रीझने के लिए क्यों मना किया, तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। अगला है गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों
कहा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहे तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा, ये आपका 5वां क्वेश्चन था। अगला प्यारे बच्चों देखते हैं हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है, ये फसल कविता से लिया गया। दूसरा है कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी गई है। देखिए कन्यादान से जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिख लीजिए, कन्यादान से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। तो कन्यादान कविता में बेटी को क्या सीख दी गई। अगला 8वां नंबर सवाल है कि नेताजी का चश्मा कहानी का क्या संदेश है। नेताजी के चश्मा कहानी का क्या संदेश है, वो जो देशभक्ति वाली है, बस उसी के बारे में आपको लिखनी है। अगला है बेटी की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो आराम से बैठे थे, बजा रहे थे, कोई दिक्कत उनको नहीं था। वो उनके अनुसार था कि जो मृत्यु होती है वो आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो वो आराम से बैठे हुए थे, अपना जो है बजा रहे थे, जो बजाने का है उनका, ठीक है। और आराम से, उसको कोई भी दिक्कत, इसका टेंशन उन्शन नहीं था, वो समझा रहे थे, सभी लोगों को भजन गा के सुना रहे थे। तो 9 नंबर के प्रश्न का आपको वही आंसर लिख रहा है। 10वां नंबर है कि बाल गोविंद भगत अपनी पत्नी को उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रही थी। तो यही कह रही थी प्यारे बच्चों, देखिए दोनों क्वेश्चन का सेम आंसर आप लिख सकते हैं। इसलिए कह रही थी कि उत्सव मनाने के लिए कि उनके अनुसार मौत जो है, मृत्यु जो है एक अटल सत्य है और यह बदला नहीं जा सकता, और मौत उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो वो अपनी पत्नी को उत्सव मनाने के लिए बोला जा रहा था कि इनका जो है आत्मा वो परमात्मा से जाके मिल चुका है और हमें मौत पे रोना नहीं, उत्सव मनाना चाहिए। बस यही बताया गया। 10वां नंबर प्रश्न का आपने देखा। अगला है प्यारे बच्चों, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। तो देखिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी करा रखा था, नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वो आप देख लें, उसमें आपको सब्जेक्टिव का आंसर भी मिल जाएगा। लेकिन हम आपको बता दें कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को इसलिए याद किया जाता है कि शहनाई में जो रीढ़ प्रयुक्त होती है, शहनाई में एक रीढ़ लगती है, वो नरकट नाम घास से बनाई जाती है, नरकट नाम के घास से बनाई जाती है। और ये जो नरकट नाम घास है प्यारे बच्चों, ये डुमराव के सोन नदी के किनारे मिलता है, डुमराव में सोन नदी के किनारे मिलता है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किया जाता है। ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन है कि प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुमराव गांव में हुआ था, जिसे शहनाई की दुनिया का मंगल ध्वनि का नायक भी कहा जाता है। तो डुमराव इसलिए उसको याद किया जाता है, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमने लिखा दिया, बस वही 2 पॉइंट आपके एग्जाम में लिख देने, आपका फुल में मिलेगा, ठीक है। अगला है नदियों को पानी का जादू कहने का क्या तात्पर्य है, या नदियों को पानी का जादू क्यों कहा गया है, या नदियों के पानी का जादू का क्या तात्पर्य है, तो ये लिखना है। तो नदियों के पानी का जादू इसलिए कहा गया है कि जो फसलें उगती है वो नदियों के पानी को प्राप्त करके ही उग पाती है, वो ऐसा कवि उसमें कह रहे हैं, तो वो चीजें आपको लिख देनी है। अगला है प्यारे बच्चों, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका अर्थ किस रूप में हुआ है। देखिए मृग तृष्णा हम लोग प्यारे बच्चों कहते किसको है, जब आप गर्मियों के दिनों में कहीं सड़क पे जाते होंगे, जब आप साइकिल चलाते होंगे या फिर पैदल जाते होंगे, गाड़ी से जाते हो, कैसे भी जाते हैं, तो आप देखते होंगे जब लू चलती है तो बहुत दूर से आपको ऐसा अनुभव होता होगा कि रोड पे जो है पानी है, ठीक है। उसी को हम लोग मृग तृष्णा कहते हैं, यानी कि जो चीज़ वास्तव में नहीं है लेकिन हमको लगता है, तो उसी को मृग तृष्णा कहते हैं। वही कहा है कि छाया मत छूना कविता में इसका अर्थ में प्रयोग हुआ है कि मृग तृष्णा जो है वो हमें भविष्य में ऐसी चीज़ों को दिखा रहा है जो संभव नहीं है लेकिन हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से बात को कहा गया, ठीक है। अगला है 14वां नंबर की छाया मत छूना कविता में व्यक्त दुखों के कारणों का स्पष्ट कीजिए। तो इसमें व्यक्त दुखों का कारण है कि हम लोग अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, हमें अपनी पुरानी जो बीत गई जो दुख की बात है उसे हम याद करके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जिसे हमें नहीं करना चाहिए। वही बताया गया है कि छाया मत छूना मन होगा दुख धूना, यानी कि पुरानी बातों को हमें याद नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि जो बीत गया सो बात गया, तो इसलिए पुरानी बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए। जब हम पुरानी बातों को याद करते हैं तो हमारा मन दुखी होता है, जो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। बहुत चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, बस आपको उनको याद भी कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग में रखिएगा, तो आप आंसर बना के लिखिएगा। हिंदी या फिर जो इंग्लिश नहीं है, डरना नहीं, आंसर आपको लिख लेना है, ठीक है। अगला है कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को सौंदर्य की कौन कौन से बिंदु से देखा। तो बच्चों की मुस्कान वाला आप लिख दीजिएगा, अट नहीं रही है ये कहानी का, ठीक है। ये दंतुरित मुस्कान का है। तो बच्चों की जो मुस्कान होती है प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, वो एक जैसे देखती रहती है, तो इस तरह से लिख देना है। बच्चों का जो मुस्कान होता है वो मतलब कह सकते हैं कि
पत्थर दिल वाले हृदय को भी पिघला देती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अगला है रानी एलिजाबेथ की दर्जी का परेशानी का कारण क्यों था। तो रानी एलिजाबेथ की दर्जी का परेशानी का कारण क्या था, ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना 16वां नंबर पे। 17वां नंबर है फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व पर अपने शब्दों में लिखें। तो फादर कामिल बुल्के जो थे वो बहुत ही बोल सकते हैं कि शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, एक विद्वान थे, साहित्यकार थे, और वो जो है एक मिलनसार व्यक्ति थे। मतलब कि कह सकते हैं कि कई लोगों के बीच बैठ जाते थे तो बहुत अच्छी अच्छी सीख देते थे। एक मिलनसार व्यक्ति थे, आदमी को सांत्वना देते थे। तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। अगला है आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाएगा। तो पहले जो भारत आने का मन फादर ने इसलिए बनाएगा कि भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो रहन सहन है, उनको देखकर इनका जो मन है वो भारत आने का विचार करता है। क्योंकि यहाँ का जो संस्कृति है, जो स्वभाव है, वो अन्य जो देशों हैं, अन्य जो बोल सकते हैं राज्य है, उनसे बहुत ज़्यादा भिन्न है। यहाँ पे लोगों का बहुत सत्कार किया जाता है, सद्भावना से देखा जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है। इसलिए भारत आने का मन जो है फादर कामिल बुल्के ने बनाया था। ठीक है। अगला है सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो देखिए, सेनानी न होते हुए भी जो चश्मा वाला था, जो लंगड़ा था, उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके हृदय में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो सेनानी न होते हुए भी चश्मे बार बार नेताजी की मूर्ति पर बार बार चश्मा पहनाकर ये व्यक्त करना चाहते हैं कि लोगों को अपने सेनानियों के प्रति देशभक्ति का भाव रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। वो अपनी बलिदान दे चुके हैं देश के लिए, जब जाके हमारा देश इतना बड़ा हो पाया, उतना मतलब संघर्ष करके देश आज़ाद हो पाया। इसलिए सेनानी न होते हुए भी लोग उस चश्मे वाले को कैप्टन कहते थे क्योंकि वो चश्मा जो है बार बार बदलते थे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वो सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 20वां नंबर कि भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल गया। ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, क्यों सिसकना भूल गया, तो ये आप कर लीजिएगा। एक्चुअली हमें इसका भावार्थ याद आ रहा है लेकिन हम इसको नहीं बता पाएंगे अभी टोटली, क्योंकि ये लंबा थोड़ा चला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, माता का आंचल शीर्षक कहानी में माता पिता अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्तित्व करते हैं उसको अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। अगला है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों बन गई थी। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। तो बाल गोविंद भगत का दिनचर्या जो है लोगों के लिए अचरज के कारण क्यों बनी थी, क्योंकि बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो रूटीन था, जो दिनचर्या था, वो फिक्स था। वो सुबह 3 से 4 बजे उठ जाते थे, नहाने चल जाते थे, योगासन करते थे, उसके बाद वो अपना जो भजन गाते थे, जाके वो नदी में नहाते थे, और दूसरे के जो खेत है उसमें वो शौच आदि के लिए भी नहीं बैठते थे। बिना छुए किसी भी व्यक्तियों का बिना छुए सामान, मतलब बिना पूछे सामान नहीं छूते थे। और भी कह सकते हैं इस तरह के व्यक्ति थे कि मतलब बिना, ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। ये दूसरे से उतना मतलब नहीं रखते थे। एक सिद्धांत था उनका कि ये आदमी के लिए सही है, ये नहीं है, कबीर की भक्ति के लिए था। तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो आपको पता होगा गोपियाँ जो है कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी, परंतु कृष्ण जो है उनको छोड़कर चला जाता है। बाद में उद्धव से योग संदेश भेज देता है जो गोपियों को बहुत विरह की तरह लगती है, दिक्कतें होती है गोपियों को। तो वो सब चीज़ें आप इसमें लिख दीजिएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि गुड़ से जो आता है कि गोपियाँ किस तरह गुड़ से आसक्त हो जाती है, जैसे गुड़ चीटी वाला। तो उस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। अगला है बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। तो प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे अच्छे जो है शहनाई बजाते हैं। इस तरह से आंसर आप इसका लिख दीजिएगा। मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है बिस्मिल्लाह खां, मतलब एक तरह का उस्ताद है बिस्मिल्लाह मतलब कि शहनाई की दुनिया का। तो ये आप लिख लीजिएगा। उत्साह कविता क्या संदेश देती है, ये आपको कर लेना है। अगला है जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। जो पता है आपको, कहानी पढ़े होंगे तो जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो टूट जाती है, तो उन्हीं को लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया वो आपको लिखना है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो फसल क्या है, हाथों के ये जो गरिमा है, महिमा वाला जो क्वेश्चन है, नदियों के पानी का जादू, वो आपको लिखना है।
लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है? नवाब वाला है जो खीरे की कहानी है उसका से लिया गया। ठीक है, कवि बादल को क्यों गरजने के लिए कह रहे थे? ठीक है, क्यों गरजने के लिए कह रहे थे, ये क्वेश्चन है। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे थे? तो पहले जो गरजने के लिए कह रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि उससे लोगों में उत्साह बढ़ती है, इस तरह का है, तो उसको आप लिख लीजिएगा। अगला है 30 नंबर, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? आपको क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गोपिया ने उद्धव को योग शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? देखिए, जो क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं वो क्वेश्चन हमें पूरी तरह से याद है, उसी का करते हैं। बाकी ऐसा भी क्वेश्चन है जिनको हमें तो याद है परंतु वो पूरी तरह से भी हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं करते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट उसको हम कर रहे हैं। गोपिया ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों के देने की बात की है? तो गोपियों के द्वारा योग की शिक्षा जो है वैसे लोगों को देने की बात करें जिनका मन स्थिर नहीं है, जिसका मन चक्कर पकड़ इधर उधर जाते रहता है, तो वैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों को दिन रात किस बात के गोपियों को रात दिन किस बात के लगी रहती, किस बात का डर लगी रहती थी, ये पूछा गया। क्यों? तो गोपियों को हमेशा ये बात का सोचती थी, वो सपनों में भी सोचती थी कि कृष्ण जो है वापस आएंगे और हम लोगों को अपनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सोच रही थी, तो इनके मन में डर था कि क्या कृष्ण आएंगे या नहीं आएंगे, इनको लेकर इनके मन में डर था। ठीक है, गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान क्यों कहती है? ये क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि गोपियों के द्वारा कृष्ण को क्या कह के बताया गया? तो हारिल की लकड़ी या हारिल पक्षी के समान बताया गया। अगला है, कवि की आंख किससे हट नहीं रही है, क्यों? तो कवि की आंख या जो आंख है किससे हट नहीं रही, वो आपको कर लेना है। दंतुरित मुस्कान क्या है? तो बिना बच्चे का जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसका जिसका दांत नहीं होता, उसकी मुस्कान के बारे में कविता में बताएगा, उनको आपको कर लेना है। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है? तो मिट्टी के कारण ही फसल उग पाती है, इस तरह का इसका आंसर है। हालदार साहब ने पान खाकर पान वाले को क्या कहा? तो पान खाकर के पान वाले को क्या कहा था, जो आपको पता होगा कि कहानी पढ़े होंगे, तो वो कहा था कि वो जो व्यक्ति है जिसका वो बेइज्जती करता था, बोलता था कि ये लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, तो उस व्यक्ति के बारे में जो है पान वाला ने थोड़ा सा कथित वाणी का प्रयोग कर दिया था, जिसके कारण हवलदार साहब के मन में दुख हुआ था। वही बात उन्होंने बताया था कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए। अगला है, हवलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? हवलदार साहब की आंखें इसलिए भर आई थी क्योंकि वो जो लंगड़ा व्यक्ति था, सेनानी न होते हुए भी लगातार जो है उसका चश्मा बदलता था। कोई विक्रेता अगर उस चश्मा को लेना चाहता था तो उस चश्मा को उसे बेच देता था, फिर उसके नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता था, और उसे एक दिन पता चला कि जो ये लंगड़ा है वो अभी नहीं रहा, तो जिनके कारण चश्मा नहीं बदल पाता, तो इस तरह का है, इसलिए इसकी आंख भर गई थी। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिलनसार व्यक्ति है, संतावना देते हैं, इस तरह का हमने आपको ऊपर बता दिया। एक कहानी या भी पाठ क्या संदेश देती है? अथवा में पूछा जाता है कि एक कहानी या भी पाठ का क्या संदेश देती है, क्या प्रेरणा देती है या क्या संदेश देती है, ये आप कर लीजिएगा। रानी के दौरे से क्या क्या मुश्किलें खड़ी हो गई थी, ये आपको करना है। फसल को हाथों के स्पर्श करने की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। तो पहले जो संगतकार के माध्यम से जो कवि हैं वो किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं, तो वो सहायक कर्मी जो होते हैं, जैसे कि कोई संगतकार हैं, तो वो सहायक व्यक्ति की ओर संकेत करना चाहते हैं जो खुद पर्दे के पीछे होकर या फिर मुख्य ना होकर मुख्य आदमी को बनाने में, मुख्य आदमी को अपना ऊंचा दिखाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, पूरी जान जी लगा देते हैं। तो वो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि अगला क्वेश्चन है मानवीय करुणा की दिव्य चमक लहलहाने वाला किसे कहा गया और क्यों? तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो फादर कामिल बुल्के को कहा गया, क्यों कहा गया, तो हमने आपको ऑलरेडी ऊपर बता ही दिया। लक्ष्मण ने वीर योद्धा के कौन कौन सी विशेषता बताई है, लिखिए। प्यारे बच्चों, लक्ष्मण जो है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पिछले 1-2 वर्षों से नहीं पूछा गया, तो पता नहीं इससे पूछेगा भी या नहीं पूछेगा, लेकिन हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की तुलना क्या क्या विशेषता बताई है। तो वही अपनी मुँह से स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं, वीर योद्धा जो है काम करते हैं, भाषण नहीं देते हैं, वीर योद्धा तीर धनुष पे बात बताते हैं, यहाँ पे मुखों से नहीं बताते, ऐसा चीज़ इसमें दिया गया। ठीक है, अगला भोलेनाथ के, अब ये क्वेश्चन हमने दोबारा रिपीटेड हो गया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन की जगह 51 हो गया होगा, रिपीटेड है। अगला 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से प्यारे बच्चों 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का आपने क्वेश्चन देखा, और उम्मीद है जैकबोर्ड की 19 फरवरी की परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन हमने कराया है 3 मार्क्स में वही आएगा। 3 मार्क्स के प्यारे बच्चों आपको लगभग
3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये इससे 15 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, इससे 5 नंबर के 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 मार्क्स और 2 मार्क्स मिला के 30 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको 2 मार्क्स में, और 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 3 मार्क्स में। तो इस तरह से 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 12 और 18 हो गया प्यारे बच्चों 30, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स में, यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गया 12, ये टोटल मार्क्स हो गया 35, और जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना 6 6 12 1 13 क्वेश्चन सॉल्व करना और 35 मार्क्स आपको पूछा जाएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको टोटल पूछे जाएंगे यहाँ पे 8 8 16 और 18 क्वेश्चन पूछे जाएगा। 18 में से आपको 13 क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा 2 मार्क्स में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, बस शब्दों को सही से लिखना है। हर्षई दीर्घई कार में थोड़ा गलतियाँ कम करना है, क्योंकि उससे नंबर कटेंगे हिंदी का एग्जाम में, ठीक है। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में बहुत कम वर्ड में लिखना है। आप ये मान के चल सकते हो कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, उनमें मैक्सिमम जो है आपको 30 वर्ड से लेकर 30 से लेकर 50 वर्ड के भीतर ही लिखना है। 30 से 50 वर्ड 2 मार्क्स में। 3 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन है ना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप कोशिश करोगे कि 40 वर्ड से लेकर 80 वर्ड के भीतर में आपको आंसर लिखना है। मैक्सिमम 90 वर्ड तक आप जा सकते हो, 40 से 100 मान लीजिए, 40 से 100 वर्ड के अंदर लिखना है। और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हिंदी के, उसमें आपका जो आंसर होना चाहिए वो लगभग आपके 80 से लेकर 150 वर्ड में होना चाहिए। 80 से लेकर 150 वर्ड में होना चाहिए। 150 की जगह आप 200 भी लिख सकते हैं, लेकिन 150 तक एक सफिशिएंट है, मतलब कि लिख सकते हैं तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। लेकिन 200 तक लिख देते तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आपने देखा। 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है कि देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली का काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। जब एलिजाबेथ जो है जॉर्ज पंचम वाला आता है तो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 1 का जवाब देना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस प्रकार के उभर के आई है, लिखिए। ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अगला है, यही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा का प्रतिकार्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि जितेंद्र नार्गे एक कुशल, या लिखिए कि क्या एक कुशल गाइड की क्या क्या गुण होते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 50 क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन हमारा रिपीटेड था। तो 50 क्वेश्चन जो देखा वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों आप आंख बंद करके ये 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, हम नहीं बोलते आप रट लीजिए। इस 50 क्वेश्चन का आप आंसर बहुत जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, लिख लीजिए और बहुत बार पढ़ लीजिए, बाकी टेंशन फ्री हो जाइए। यही 50 में से आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन बनाने को आएगा 6 6 12 और 1 13 क्वेश्चन, बस इसी से आएगा। अगर बोर्ड परीक्षा का जो लेवल है जैसा पूछ रहा है वैसा रहेगा। हालांकि लेवल कुछ भी करे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना। यही 6 6 12 1 13 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जैसा कि बताए थे कि आपको एक व्हाट्सअप नंबर हम देंगे 9835146164। इस नंबर पर आप चाहे तो जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं पता, देखिए मैक्सिमम एक स्टूडेंट का हम बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बता सकते, टाइम कम है और बहुत ज़्यादा मैसेजेस भी आ जाते हैं। तो 1 2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो उसका हम आंसर आपको व्हाट्सएप पे देने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्टूडेंट का होगा। और कोशिश कीजिएगा पहले जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराया आपका गुरुजी ने लिखा रखा हो, आप स्कूल से लिख रखे हो, अपने बुक से पहले ही याद कर रखे हो, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर अपने भाषा में लिख लीजिए। और 1 से लेकर 50 नंबर तक क्वेश्चन को आप एक बार उतार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और सारे क्वेश्चन का आप आंसर जरूर से जरूर परीक्षा से पहले ही लिख लीजिए, और उसको कम से कम 5 से 10 बार पढ़ लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। और निश्चित तौर पर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका 35 मार्क्स आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस YouTube चैनल जैक रैंकर्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैक रैंकर्स का जो मोटिव है प्यारे बच्चों, वो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के स्टूडेंट को बेहतर से भी बेहतर तैयारी कराना है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी का वीडियो है। अगर आपने और भी वीडियो देखना तो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं, और साइंस की वीडियो ऑलरेडी हमने डाल रखी है, उनको भी देखना चाहते हैं तो जाके वीडियो सेक्शन में जो है उस पर आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम यहीं एंड करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए या पहले से ही है सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे और ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सरूज सर की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।